सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 जो कि भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन की क्लास है, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य को शुरू करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करें। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार हम लोग के संविधान में वर्णन किया गया है, उनका हम लोग को मूल्यांकन करना है। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भाव झलकता है और इसी को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो अगर हम लोग संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो वहाँ पे समाजवादी, मध्यनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये सारे दर्शन के बारे में पता चलता है। यानी कुल मिला के वे सारे तत्वों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिससे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो सके, और उन्हीं को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। फिर लोकतंत्र की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाए जिससे कि जनता का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि मौलिक अधिकार ही किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य होते हैं और उन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। तो लोकतंत्र का सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग को कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाए जिससे कि हम लोग का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि मौलिक अधिकार ही क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन हो गया, स्वतंत्रता हो गया या फिर अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ का अगर हनन होता है, यानी कि अगर हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो उसके खिलाफ हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, यानी कि उस मैटर में हम लोग को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जब मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार को, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। यानी कि अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के पूर्व मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे, किंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है। फिर दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा हो जाएगा हम लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे पास ये 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, तो जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान होंगे, और यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। यानी कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान होगा। फिर अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 हो गया लोक निर्वाचन, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा किया गया। यानी कि लोक निर्वाचन में पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त छुआछूत की बुराई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया और इसे 1972 में संशोधित करके जन अधिनियम का नाम कर दिया गया। यानी कुल मिला के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अंत कर दिया गया। फिर अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया। तो ब्रिटिश काल में भारत में असमानता बनाए रखने के लिए संपत्ति आदि के आधार पर अनेक उपाधियाँ दी जाती थी। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की उपाधियाँ समाप्त कर दी गई है ताकि सभी नागरिक स्वयं को समान समझें, लेकिन बौद्धिक एवं शौर्य की विशिष्टता के लिए शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, और विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि सिंपल सा बात है कि जब ब्रिटिश काल था उस समय संपत्ति के आधार पर लोगों को बहुत सारी उपाधि प्रदान की जाती थी।
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी नागरिक को समान समझे, इसीलिए ये सारा उपाधि को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर वो बौद्धिक रूप से काफ़ी तेज है तो उस स्थिति में यानी कि या फिर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है तो उसको उपाधि ले सकते हैं, उस स्थिति में उपाधि हम लोग धारण कर सकते हैं, या फिर भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब रख सकते हैं। लेकिन अगर विदेशी उपाधि हम लोग को रखना है तो उसके लिए हम लोग को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अब दूसरा हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है कि इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, यानी कि जब मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर आर्टिकल 300 के ए में शामिल कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में शेष 6 स्वतंत्रताएँ हैं, यानी कि वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं। तो क्या है, सबसे पहला हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन तथा प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा हो जाएगा बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा हो जाएगा बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना किसी रोक टोक के हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत में कहीं भी जाके रह सकते हैं। फिर है छठा हो जाएगा हम लोग का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता हम लोग को प्रदान है। फिर अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में क्या हो गया, अपराध एवं दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया कि अगर हम लोग एक गलती किए हैं तो एक गलती का एक ही सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम चोरी किए, उसके लिए हमको 2 महीने का जेल हुआ और जेल का अवधि खत्म होने के बाद हमको फिर से 2 महीने के लिए जेल में रख दिया गया, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। यानी कि एक गलती की है तो उसका एक ही सज़ा दिया जाएगा। और सज़ा जो होगा, हम लोग जो चोरी किए थे उस समय जो कानून था सज़ा के लिए उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम आज चोरी किए और आज के कानून में क्या प्रावधान है कि अगर चोरी करने वाले को 2 महीने का जेल दिया जाएगा, लेकिन हम जैसे ही चोरी किए उसके अगले दिन कानून बन गया क्या कि जो चोरी करेगा उसको 6 महीने का सज़ा होगा। तो हम चूँकि कानून बनने से पूर्व ही चोरी किए थे तो हमको सज़ा सिर्फ 2 महीना का ही होगा। यानी कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। और सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है, कैदी को संरक्षण दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अब आता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिर्फ कानूनी आधार पर ही किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें भी यह अधिकार मिलेगा और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी यह अधिकार दिया गया है। इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो है उसको आपातकाल के दौरान भी हटाया नहीं जा सकता है और अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार को जोड़ दिया गया। अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है जो कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। और जो भी हम लोग का कानूनी प्रक्रिया है उसके अलावा हम लोग किसी भी प्रकार से इस चीज़ को हम लोग मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 में ही निजता के अधिकार को ऐड कर दिया गया, यानी कि हम लोग अपनी गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं। इसी में एक ऐड किया गया अनुच्छेद 21 का क, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। फिर आता अनुच्छेद 22। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। तो पहला चीज़ क्या हो गया कि व्यक्ति को जब भी गिरफ्तार किया जाएगा उससे पहले उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा और इस 24 घंटा में जो भी यातायात का समय है या फिर अवकाश का समय उसको नहीं गिना जाएगा। फिर है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, किंतु उक्त अधिकार शत्रु देश के नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये जो भी अधिकार है अनुच्छेद 22 के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नागरिक को ही प्राप्त होगा, शत्रु देश के नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। इस अनुच्छेद में निवारक निरोध कानून भी शामिल है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है, जैसे कि हो गया पोटा हो गया, मीसा हो गया, टाडा हो गया, रासुका जैसे कानून निवारक निरोध कानून है। यानी कि सिंपल से किसी व्यक्ति पर अगर डाउट होता है कि ये कुछ गलत काम करने वाला है तो उसको इन चीज़ों के माध्यम से
अरेस्ट किया जा सकता है। फिर आता है राइट टू एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि बलात्श्रम यानी कि बलपूर्वक जो श्रम होगा या फिर बेरोजगारी पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अगर होगा तो उसमें बलात्श्रम या फिर बेगारी किया जा सकता है। यहाँ बेरोजगारी नहीं, बेगारी होगा। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि बलात्श्रम यानी कि फोर्सफुली आप किसी से वर्क नहीं करवा सकते हैं, और बेगारी पर भी रोक लगाया गया है, यानी कि काम करा रहे हैं लेकिन उसके एवज में आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो सारा चीज़ पर रोक लगाया गया है। लेकिन यही अगर राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा होगा, देश से संबंधित कोई चीज़ होगा, तो उस स्थिति में बलात्श्रम भी करवाया जा सकता है और बेगारी भी कराया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 24 में क्या आ जाएगा, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, और ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। फिर आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, तो अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग इसको पढ़े हैं। अनुच्छेद 26 में क्या हो गया कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया गया, जिसमें यज्ञ, हवन और नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 में हो गया धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 में क्या है कि सरकारी धन से अगर कोई भी शिक्षण संस्थान चल रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान है तो उसमें ज़बरदस्ती यानी कि जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो ये हो गया हम लोग का अनुच्छेद 25 से लेकर 28, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को देता है। फिर आएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इसमें अल्पसंख्यक की रक्षा की बात कही गई है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, या फिर मेरा संस्कृति अलग है, तो उस स्थिति में हमको किसी भी शिक्षण संस्थान में या फिर कोई भी संस्था में प्रवेश करने से रोका जाएगा, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 29 हम लोग को इससे संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में क्या हो गया, तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, यानी कि यदि किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के तुलना में, मतलब कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के साथ पढ़ने में अगर किसी प्रकार का संकोच उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में अल्पसंख्यक जो है वे अपने पसंद के कोई भी संस्था खोल सकते हैं, और इसके लिए सरकार उनको धन भी मुहैया कराएंगी। तो अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं और सरकार उसे धन भी देगी। फिर आ जाएगा हम लोग का छठा आ जाएगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा गया। यानी कि हमारे पास 6 मूल अधिकार है, और 6 मूल अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग का आर्टिकल 32 हो जाएगा, जिससे बोला गया है क्या कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार बोला गया। अगर क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम सीधे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा हो जाएगा प्रतिषेध, और 5वां उत्प्रेषण। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हो गया कि ये सबसे बड़ा रीट है, और इसमें बोला गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। ये ध्यान देना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। फिर अगला है परमादेश, यानी कि इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है वे अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में उनके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। फिर अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अगर अपने मतलब कि कोई व्यक्ति का जो लिमिट है उस लिमिट से बाहर होकर वे किसी कार्य को करने लगता है तो उस स्थिति में उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। फिर आ जाएगा प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में क्या आ गया, तो यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना रही है। और उत्प्रेषण में क्या हो जाएगा कि जब फैसला सुना चुकी रहती है,
तो यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ये सब काफ़ी ईजी है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये सब में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार जो उनका मूल्यांकन करना है, तो जितना भी मौलिक अधिकार है वो हम लोग देख लिए। अब इसको फाइनल टच देते हैं। तो मूल अधिकारों का मूल्यांकन। तो मौलिक अधिकारों को न्यायालय में संरक्षण प्रदान किया गया, जैसा कि हम लोग देखें कि आर्टिकल 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा गया, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को सिंपल सा न्यायालय से संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अतः मौलिक अधिकार की स्थापना कानून के नियम के तहत ही की गई है। अगर अनुच्छेद 352 यदि क्रियाशील हो जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आपातकालीन शक्ति की बात किया गया है कि अगर हम लोग का आर्टिकल 352 एक्टिव हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग का जो मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19 है वह स्वतः समाप्त हो जाता है, और इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है। यानी कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे जो भी मौलिक अधिकार है उस पर हम लोग कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग आर्टिकल 352 को उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः प्रतिबंधित हो जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ेगा तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल्स को भी हम लोग बैन कर सकते हैं। संविधान के द्वारा अन्य अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के संबंध सभी अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए। तो ये सब आर्टिकल जो वो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक के लिए है। जबकि हम लोग देखें कि आर्टिकल 21 जो था वो हम लोग का देश के नागरिक और गैर नागरिक के लिए भी था। इसके अलावा अन्य अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हम लोग का ये कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।